नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया और इस मकसद को पूरा करने के लिए हर तरह के फार्मूले पर काम भी जोर शोर से जारी है। जिन इलाकों में या जिस मोर्चे पर जरा भी खतरा हो सकता है वहां पर बीजेपी कोर्स करेक्शन भी कर रही है। मतलब अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी की जिद बन गया है और इसके लिए कोई भी कमजोरी बर्दाश्त नहीं है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ दिन पहले सरकार ने सीए कानून लागू कर सबको चौंका दिया था। वहीं आज हरियाणा में बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सीएम का चेहरा तक बदल दिया। करीब 10 साल से सीएम रहे मनोहर लाल की जगह बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस बदलाव का मकसद ओबीसी वोट बैंक को साधना माना जा रहा है और बीजेपी ने हरियाणा में बदलाव इतनी फुर्ती से किया कि एक दिन में सरकार का मुखिया भी बदल गया और कोई भी असंतोष भी नजर नहीं आया। समझिए, यहां पर नायब सैनी को सीएम इसलिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि उनके जरिए बीजेपी ने 3 लक्ष्य साधने की कोशिश की है। पहला लक्ष्य था मनोहर लाल सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना। जी हां, एंटी इनकम्बेंसी को। और दूसरा, जाट वोटों के लिए जेजेपी के रूप में एक और दावेदार खड़ा कर देना। और तीसरा, जेजेपी से गठबंधन खत्म कर राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना। और इससे पहले बीजेपी देखा होगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी सीएम के चेहरों को बदल चुकी है। और अगर तुलना मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से करें तो वहां पर अभी भी पुराने नेताओं को ही कमान मिली हुई है। ऐसे में आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी ने आम चुनाव के लिए सारे मोर्चे दुरुस्त कर लिए हैं? अब की बार 400 पार का नारा कितना आसान लग रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी की मोर्चाबंदी के आगे विपक्ष की रणनीति जो है वो काम नहीं कर रही है? तो ये ऐसे सवाल हैं, विपक्ष किस तरीके से जो सत्ता पक्ष की नीति को लेकर के रणनीति बना रहा है, विपक्ष का क्या कुछ मास्टर स्ट्रोक का प्लान है? तो अब की बार 400 पार का नारा कितना आसान लग रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब की बार 400 के पार का नारा दिया है और बीजेपी उसी दिशा में लगातार काम भी कर रही है। लोकसभा चुनाव की एक तरीके से बस कभी भी अब तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, पहली लिस्ट आ चुकी है। हालांकि कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस भी थोड़ी अभी धीमी गति से चल रही है। अब देखिए, पहली लिस्ट आई और दूसरी अब आज लिस्ट आई जिसमें कांग्रेस के 43 नाम सामने हैं उम्मीदवारों के। तो अब इसी बीच तमाम सारे सवालों को लेकर के अब बड़ा सवाल यही है कि जो अब की बार 400 पार का नारा है वो कितना आसान लग रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब नए चेहरों को भी मौका, और बीजेपी लगातार जो है अपनी रणनीति को लेकर के मजबूत कर रही है। चाहे वो बूथ स्तर पर बात करें तो मेरा कार्यकर्ता मेरा बूथ कितना मजबूत, उस पर भी लगातार काम कर रही है। और कहा भी जाता है कि बीजेपी जिस तरीके से 24/7 चुनावी मोड में रहती है और इसके लिए लगातार पदाधिकारियों की, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है। तमाम राज्यों में नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं, जिम्मेदारी सबको अपनी अपनी सीट की दे दी गई है। लेकिन विपक्ष को लेकर के बात करें तो क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारियां हैं? हालांकि मुख्य विपक्षी दल जैसा कि कहा कि कांग्रेस को लेकर के लगातार जिस तरीके से बात करें भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के, अब इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस वोटर्स को जोड़ने में कितना कामयाब हो पाई है और क्या जो सीटें जो हैं जो हिंदी भाषी, खास करके अगर हम बेल्ट की बात करें, जब 5 राज्यों के चुनाव हुए, जब मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ को लेकर के बात करें और राजस्थान को लेकर के बात करें, तेलंगाना की बात करें और इसी के साथ साथ मिजोरम की, तो हिंदी भाषित जो राज्य हैं वहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से फतह हासिल की है। और अब लोकसभा की बारी है। तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी की बात करें तो अब की बार
400 पार का नारा कितना आसान लग रहा है। और बीजेपी से ही आज हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। जिस तरीके से अब 400 पार का नारा दिया है और लगातार बीजेपी उसी ट्रैक पर चलती नजर आ रही है। अभी देखिए सीए को लागू कर दिया, राम मंदिर पहले से ही मुद्दा था, और अब जिस तरीके से आज जो हरियाणा में जो घटनाक्रम सामने आया, जरा सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आलोक जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो हरियाणा में आपने जिक्र किया, घटना की है, हाँ। वो सबसे पहले वहाँ नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना माननीय मुख्यमंत्री जी को। और दूसरा 400 पार की जो आप बात कर रहे हैं कि 400 पार जो है एक मिशन के तौर पर था, ये कोई हवा बात नहीं है। और 9 वर्ष का जो कार्यकाल हमने पूरा किया है, उस 9 वर्ष में हमारा ये प्रयास था कि हमें सिर्फ जीत तक ये नहीं रहना था, हमें खाली लोकसभा का चुनाव या किसी प्रदेश विधानसभा तक बात, हमें एक मैसेज देना था कि जिस जनता ने जिस ट्रस्ट के साथ माननीय मोदी जी को चुना था 2014 में, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी का शासन आया, वो सब एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहे हैं। प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत इसलिए नहीं होती कि उत्तर प्रदेश भी देश का सबसे बड़ा राज्य है और दुनिया में अपने आप में एक देश गिना जाता है जो 5वें नंबर की आबादी लगभग बैठती है। आप उसको इतनी जल्दी से इस तरह हम यहाँ लेकर आएंगे, ये भी लोगों के लिए जिस तरीके की बात रखी थी वो सारा पूरा किया है। और बड़ी बात यह है कि 400 पार का जो नारा दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया है। जरूरत थी देश में इस तरह से नारा देने की। जिस तरह आज आप देख रहे हैं विश्व के पटल पर भारत की चर्चा हो रही है और भारत को जो है पूरी दुनिया ने माना है। आज विश्व की जो स्थिति है, पूरी दुनिया ये देख रही है कि भाई कहीं से एक ऐसी चीज निकल कर आए, एक ऐसा नेतृत्व निकल कर आए, चाहे आप उसमें रसिया की बात कर लीजिए, आप चाइना की बात, बिल्कुल इस बात पर देवेंद्र जी कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि जिस तरीके से भारत की छवि राष्ट्रीय क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो छवि सामने आई है, इसको बात को लेकर के कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के में अगर मैं बात करूं। लेकिन इस बीच हरियाणा को लेकर के जिस तरीके से आपने बात की, अब भाई एज बिंग जर्नलिस्ट मेरा आपसे सवाल है कि इस पूरा जो सिनेरियो रहा, सामने आया कि राज्यपाल से मुलाकात हुई, इस्तीफा दिया गया, स्वीकार कर लिया गया, नया नाम भी सामने आ गया, आखिर इस पूरे घटनाक्रम की जरूरत क्या थी? इस सवाल का मैं जवाब लूंगा, इसका जवाब आप सोच के रहिएगा। हमारे साथ राजेश शुक्ला जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपको। आज हम डिबेट कर रहे हैं जिस तरीके से अब की बार 400 पार का नारा, और बीजेपी लगातार उसी ट्रैक पर चल रही है। और आज जो सिनेरियो पूरा सामने आया, चाहे वो हरियाणा की राजनीति को लेकर के देखें, आप इस पूरे घटनाक्रम को सर कैसे देख रहे हैं? जरा बहुत एक लेमैन के तौर पर मैं चाहूंगा जरा आपसे समझना। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, उस मामले में वो किसी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहते हैं। आपने हरियाणा में देखा कि आज अचानक से, किसी को अंदेशा भी नहीं था कि हरियाणा में कुछ इस तरह की चीजें होने वाली हैं, लेकिन जैसे ये हुआ कि जेजेपी के साथ इनका समझौता परवान नहीं चढ़ पाएगा, उसके बाद में आनंद फानन में आज मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। और अब इसमें अंदर खाने जो बातें पता चली हैं उसमें कई बातें हैं। इंटरनल सर्वे की बात भी सामने आई है और भी तमाम तरह की चीजें हैं कि मोदी को तो लोग लाइक कर रहे हैं लेकिन खट्टर के खिलाफ माहौल है वहां पर। तो इस तरह की बातें इंटरनल सर्वे में जो हमारे सूत्र बताते हैं उसमें आई, और उसके बाद में ये फैसला लिया गया कि खट्टर को बदला जाएगा और खट्टर की जगह ओबीसी का एक नया चेहरा सामने लाया जाएगा, क्योंकि इससे एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है। एक तो ये है कि जो 400 पार का नारा है, उस नारे के साथ आगे बढ़ा जाए, जनता क्या चाहती है उसकी नब्ज को पकड़ा जाए, और जो ओबीसी का नारा जो इंडिया गठबंधन लगातार राहुल गांधी उठाते रहे हैं उसका जवाब कैसे दिया जाए। तो ये एक साथ कई मतलब एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की गई है, और निश्चित तौर पर जो एक लकीर खींची है कि 400 पार जाना है, उस दिशा में आगे कैसे बढ़ा जाए, उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जी, तो बिल्कुल राजेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। देवेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं, हरियाणा को लेकर के बात करें, ओबीसी को लेकर के बात करें कि लगातार जिस तरीके से ओबीसी चेहरा सामने लाए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है और अक्सर विपक्ष भी सार्वजनिक मंचों से सवाल उठाता है कि जो जातिगत राजनीति के आधारित आप लोगों की राजनीति हो रही है, इसमें असल मुद्दे इस बीच कहां हैं? भाई आप लोग ओबीसी चेहरा लाए या आपकी अपनी राजनीति, आपको लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा, फिर लोकसभा चुनाव के बाद 6-7 महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव भी है वहां पर, तो ये आपका अपना फायदा रहेगा। ये आरोप सीधा सीधा लग रहा है, इसलिए मैंने सीधा सवाल आज आपसे किया। जी
शानदार क्वेश्चन है आलोक जी आपका। आप शानदार सा जवाब भी दे दीजिए। जी सर। मैं ये कहूंगा कि जिस तरह राजेश जी ने क्लियर किया है वो भी एक बड़ी बात है। एक पार्टी जो है हमारी इस तरह की पार्टी है कि सर्वे भी कराती है, जनता के बारे में सोचती है, जनता के बीच में हम जाते ही जाते। राजेश जी, आलोक जी, जो सबसे बड़ी बात है, जब हम जनता से बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, और एक मैनिफेस्टो की बात हुआ करती थी 2014 के बाद, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, बड़ी बड़ी चीजें होती थी, लेकिन 14 के बाद हमने, आप उठाकर देखिए, जो घोषणा की है, जो वादे किए हैं, वो पूरे किए हैं। उसके बल पर हम हिम्मत जुटाते हैं कि लास्ट के समय में लोग झूठी योजनाएं लाते हैं, बड़े बड़े बजट लाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, जबकि हम जमीन पर जाकर लोगों से ये पूछते हैं कि हमने आप लोगों के लिए जो काम किया है, आप कितने संतुष्ट हैं। भारत विकसित की जो बात करते हैं, भारत विकसित संकल्प यात्रा जो गांव गांव में गई थी, आपने देखा पूरे देश में, प्रदेश में गई थी, ब्लॉक स्तर से लेकर क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों के बीच में लोगों से सीधा संवाद किया। जबकि लास्ट ईयर में, जब लास्ट चुनाव का साल होता है, उसमें बहुत क्वेश्चन होते हैं, उसमें सरकारें जो हैं बचती हैं जवाब देने से, आना काना करती हैं। हम फ्रंट पर जाकर लोगों को बात कर रहे थे, हमारा ट्रस्ट का, हमने काम किया था। और 400 पार का जो नारा दिया गया है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं होता। उसको पूरा करने के लिए पहले जमीन पे काम किया था, ठीक है, और उस काम का परिणाम आ रहा है जी। तब 400 पार का नारा दिया है। विकास की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आज कौन से नंबर की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था लेकर हम खड़े हैं? 5वें नंबर पर नहीं रुक रहे। ठीक है। अच्छा देवेंद्र जी, जब अगर जीडीपी की बात हो गई है, शासन की बात हो गई, सुशासन की बात हो गई है, तो अगर मैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से आपने बात की, तो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, वहां पर वाकई में जिस तरीके से क्राइम के ग्राफ को लेकर के सवाल उठाया है, कुछ चीजें ऐसी हो गई जो आपको कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा और ये स्टेप उठाना पड़ा। बिल्कुल ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं चाहूंगा। नहीं, देखिए, एनसीआरबी का आंकड़ा जो है वो बदलता रहता, आता रहता। मुझे कोई उसमें बचने में या उसमें जवाब ना देने की भी कोई इच्छा होती नहीं है, और जो चीज है उसको हम मानने में कोई, ठीक है, आप मान रहे हैं, ये भी अच्छी बात है जी। मैं एक चीज और कहता हूँ। देखिए आलोक जी, मैं एक तथ्य के साथ बोलता हूँ कि इस देश में बिहार और उत्तर प्रदेश, आप हरियाणा की बात और दिल्ली की बात, जो है दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन सुशासन की जब कानून व्यवस्था की बात आती तो हरियाणा पहले नंबर पर गिना जाता है। अब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन दिल्ली को लोग फिर भी एक्टिव पुलिस मानते हैं दिल्ली की, और दिल्ली के सुशासन को अच्छा मानते हैं। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश पर आप चर्चा करने तो कितना बढ़िया रहेगा। जंगल राज के नाम से जाने जाते थे। जब हम उत्तर प्रदेश को सुधार सकते हैं, कानून व्यवस्था सुधार सकते हैं, सुशासन ला सकते हैं, तो हरियाणा कौन सी बड़ी बात। ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं कि हरियाणा की कानून व्यवस्था को हम खराब होने देंगे। हाँ, लोगों को उत्तर प्रदेश याद आता है कि 24 से 25 करोड़ लोगों की जनसंख्या का ये प्रदेश अगर देश में ऐसी सुशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था दे रहा है, तो हरियाणा और दिल्ली जैसे, राजस्थान जैसे प्रदेशों में डिमांड निश्चित बढ़नी है, और वो चुनौती के तौर पर हम लोग समझ रहा हूं। यानी कि जो ले रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जो आपने जिस तरीके से बात की योगी मॉडल, और जो बुलडोजर की जो बात की है, वो लगता है अब जरा अन्य राज्यों में भी उसकी कहीं ना कहीं जरूरत है। राजेश शुक्ला जी, आपने देवेंद्र जी को सुना। कुल मिलाकर के जैसे ओवरऑल अगर हम बात करें, चुनावी गणित देखते ही देखते किस तरीके से पलट गया, और अब इंडिया गठबंधन को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जरा इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप जरा अपना ज्ञान दे, प्रकाश डालें। देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से मैं कहूं, जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी ने अभी अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान और दूसरे राज्यों से अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो देखिए, कोशिश उनकी वही है कि काउंटर किया जाए, लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ दिक्कत क्या है कि जो उनके अपने एलाइज हैं, जैसे आपने देखा तृणमूल कांग्रेस ने अपने 42 के 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए, वहां गठबंधन इनका हुआ नहीं। और भी अन्य राज्य हैं जहां गठबंधन की दिक्कतें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें इंडिया अलायंस के सामने चैलेंजेस बहुत हैं, और बीजेपी से लड़ना सबसे बड़ा चैलेंज है, और आपस में भी एकजुट रहना बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। तो अब ये किस लेवल पर जाकर के किस तरीके से लड़ाई करेंगे, वो देखने वाली बात होगी, बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो अभी जो स्थिति है उसमें बिखरा हुआ दिख रहा है, एकजुटता बिल्कुल नहीं है, और
ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे ये लोग? बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं कि जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी जो है वो जानकारी दी राजेश जी, कि जो बिखराव जो नजर आ रहा है और इसकी बानगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ममता बनर्जी ने अकेली लिस्ट जारी कर दी, वो एकला चलो की राह पर है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, मायावती वो उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट कर एक्स पर पोस्ट किया, वो अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ अभी वो मिल करके नहीं लड़ना चाह रही हैं और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान भी कर दिया। हमारे साथ पुष्कर सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पुष्कर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी देखिए 400 पार का नारा दे रही है, तैयारियां लगातार कर रही हैं, एक के बाद मास्टर स्ट्रोक। इन मास्टर स्ट्रोक का कैसे कांग्रेस जवाब देगी, जरा चाहूंगा मैं आप अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं आपके तमाम दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूं और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता अभी एक बात कह रहे थे कि सुशासन की सरकार है बिहार और यूपी की बात की जाए। बेसिकली मेरा होम टाउन तो बिहार में ही पड़ता है और मैं बिहार से ही रिलेटेड हूँ, तो मैं इनके एक सुशासन की चर्चा करना चाहूंगा बिहार। जल्दी से जी। पहले यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। सुशासन की सरकार है, करप्शन की भरमार है, बिहार में शराबबंदी की माफियाओं की बौछार है। ठीक है, ये शराबबंदी का एक धंधा बना लिए। एक अभी रिसेंटली एक सीरीज आई है महारानी, शराब का कारोबार कैसे होता है उसका उजागर उस सीरीज में हुआ है। बहुत ही अच्छा सोनी लिव पे आया है। मैं भाजपा प्रवक्ता से अनुरोध करूंगा कि एक बार वो तीनों सीरीज, उसकी 3 एपिसोड आए, मतलब 3 सीरीज आई है और 3 चैप्टर है, तीनों को देख ले एक बार। बिहार के पॉलिटिक्स को वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो और भाजपा। जो भाजपा के आज मैं नवाब सैनी साहब को बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के लिए। वो उसी कुरुक्षेत्र में हैं जहाँ पे पिछली बार जब किसान आए थे, जो 1 साल लमसम 1 साल से ऊपर दिनों तक रहे थे, जिसमें 700 किसानों की मौत हुई थी, उसी कुरुक्षेत्र में उन पे लाठी चला था। वो वही के सांसद थे और भाजपा के आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही नवाब सैनी जी हैं ये। और आज भाजपा किस बल पर अपना सीना चौड़ा कर रही है कि हमारी सुशासन की सरकार है, 400 पार चलिए, आज आपको इसी डिबेट में आपके सवाल का जवाब मिलेगा, कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब। देवेंद्र प्रमुख जी, जी आपने सर सवाल किया, जल्दी से देवेंद्र जी। देखिए मेरा एंकर का सवाल नहीं है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब है। जल्दी से मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। जब उन्होंने सुशासन की बात की, शराबबंदी की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, जल्दी से अब सुनिएगा पुष्कर जी। हाँ, इसका जवाब ये है सबसे अच्छा था आलोक जी, कि जिस तरह से कांग्रेस के मित्रों ने बात उठाई है, एक बार बिहार और उत्तर प्रदेश की मैंने जिक्र किया, मैं हमेशा तत्पर बोलता हूँ। हमने सुधार की बात की है, सुशासन की बात की है। कहीं आप पिछले राज में जो कांग्रेस लालू जी का लंबे वर्षों तक रहा था, वो मिसाल के तौर पर जंगल राज के नाम से जाना जाता था। आज आप फिल्म दिखाकर मुझे ये तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, एक दारू शराब माफिया की जो बात कर रहे हो, माफिया में हो सकता है कि सुधार, आप ये बता दीजिए मुझे कि सुधार कितना हुआ है। उस बिहार का आप हिस्सा हैं, आपका वहां जन्म हुआ है, आपने देखा है आज के बिहार में और उस समय के बिहार में क्या अंतर है। यही सुशासन है। प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निवासी, हरियाणा से लगा हुआ हिस्सा जिसको मैं बहुत बारीकी से जानता भी हूँ। मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है, वो बता दूंगा। वो जरूरत में इसलिए नहीं है। ठीक है, चलिए अब पुष्कर जी, जिस तरीके से नए बिहार की बात की है और नीतीश ने शपथ ग्रहण के बाद साफ तौर पर यह भी कहा था कि अब जब नया बिहार है, नया विकास होगा, विकास की अब जो है वो बयार बहेगी। जी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं पुष्कर जी? सर 1 मिनट, मैं इस बात को पहले, मैं अब कंक्लूजन पे जाने से पहले मैं बातों को, तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके तमाम दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ कि नीतीश जी ने कहा कि सुशासन की सरकार है, बिहार में बाहर है। ठीक, मैं उस सुशासन की बात करूंगा जब उन्होंने भाजपा के साथ 16 से 17 साल का राज किया। कितने रोजगार दिए, किसानों को कितना आय दुगुना किया, उनका मजदूरों को कितनी आमदनी दी। आप कोरोना काल में देखें कि बसों में, ट्रकों में स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले, हर एक तबका, चाहे वो एजुकेटेड तबका हो, लिटरेट तबका हो, अनलिटरेट तबका, स्किल एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हो, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हो,
सब कोई पलायन कर चुका है बिहार से। बिहार में 13 करोड़ 12 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 60% आबादी युवा है, और जो आज युवा बाहर रोजगार के लिए भटक रहा है। और भाई साहब, मेरे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे मैं राजद से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस की बात रखने आया हूं और कांग्रेस का पक्ष रखूंगा। कांग्रेस के वही मुख्यमंत्री हैं पूर्व श्री कृष्ण सिंह जी ने, जो पूरे बिहार में इंडस्ट्री स्टेट बनाया था, सारे इंडस्ट्री को। और ये जब राजद की बात करते हैं तो राजद की पहली सरकार इन्हीं के समर्थन से बनी थी बिहार में। आज जब मलाई मिलता है ना, तो भाजपा क्या कहता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, थोड़ा देर अभी राजनीतिक दलों की बात सुनेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी। पुष्कर जी, आपको मैंने ध्यान से सुना। पुष्कर जी, एक बात, हाँ, चलिए, अच्छा, बात पूरी कर लीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे सदन में भी मौका नहीं मिलता, डिबेट में भी मौका नहीं मिलता जी। एक बात, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और उनके प्रवक्ता, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आप आज आपके चैनल पर आए हैं, क्या एक बार 10 सालों में वो आप लोगों को इंटरव्यू दिए हैं, इस पर जवाब दे दे। क्या नरेंद्र मोदी इतने दिनों से पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद के देश की जनता ने दिया है उनको। एक बार मणिपुर गए थे, एक बार सियाचिन। एक सवाल थोड़ा मेरा भी फिर तीखा है पुष्कर जी, आपको लग सकता है। आपने यहां पर डिबेट में ये मुद्दे उठाए हैं, आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का उठाया, आपने सुशासन का उठाया। जहां जहां पर आप विपक्ष में हैं, आपने कितने माकूल तरीके से जवाब उठाया सदन में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप कर रहे हैं, उसका आपको कितना रिस्पांस दिख रहा है आपको? आपने अपनी बेबाकी से कितनी तरीके से आप बात रखते हैं? मैं चाहूंगा आप बेबाकी से जवाब दे। जल्दी से मैं पुष्कर सिंह की एक रिएक्शन लेना चाहूंगा जी। देखिए, हमारी सरकार जब आप बात करती है न्याय की, युवा न्याय की, महिला सम्मान की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, हम उस पर कटिबद्ध हैं। हम अपने वादों से मुकरे नहीं हैं। हमने कर्नाटका में कहा 500 रुपए सिलेंडर देंगे, 1,000 रुपया पेंशन देंगे, इन सारी योजनाओं को, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। हिमाचल में ये सारी बातें। अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में आप जनता को ये बात बता नहीं पाए, राजस्थान में बता नहीं पाए। खैर, मैं एक समय बहुत कम है, मुझे और भी मेहमानों से प्रतिक्रिया लेनी है। देवेंद्र जी, जल्दी से एक फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा इस पूरी डिबेट को लेकर के, किन किन मुद्दों को, सबसे बड़ी बात जनहित को जुड़े मुद्दे आप कितना लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? हाँ, एक जल्द जी। आलोक राजा जी, मैं एक दिमाग है, एक इस डिबेट को थोड़ा सा पीछे इसलिए हमारे साथी ने कहा कि भाई उनकी जवाब देनी है, वो आरजेडी की है जी, और तो ये मेरा काम नहीं है, जेडीयू का प्रवक्ता बताएगा नीतीश जी के बारे में। ठीक है। उससे बिहार न करके आप जो माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश जहां की करने चाहते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपने दल पर, उसकी बात करिए, मैं उसका प्रमाणित कर दूंगा सारा। कर तो मैं बिहार का भी सकता हूँ, लेकिन जब आपकी भाषा में आपको जवाब देना, तो फिर मैं ही क्यों बेवजह समय खराब करूँ डिबेट का? अगर आपके गठबंधन के साथियों के जवाब देने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी है? जब लालू के बेटे से आप जो है लालू से मिलकर अपनी सरकार चलाते रहे लंबे समय तक, आप जो सेंटर में अपना साथी रखे, और जवाब की बात आई तो आप प्रवक्ता भी नहीं है, उनके सहयोगी नहीं है, फिर किस बात का गठबंधन? इसीलिए तो आप लोगों को आज सुनना पड़ रहा है, इसीलिए तो लोग छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए तो नीतीश जैसे लोग आए और चले गए, इसीलिए तो आपके साथी आज ममता से लेकर या अखिलेश जी जो आंख दिखा रहे हैं, वो आपके कार्यकलापों का ही परिणाम है। पहले विश्वास तैयार कीजिए अपने बीच और में। नीतीश जाते समय उन्होंने कहा कि वो अपने घर लौट के आए वापस। चलिए, समय बहुत कम है। राजेश शुक्ला जी, आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट में एक वरिष्ठ पत्रकार से चाहूंगा जी। राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताएं जी। सर, आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट, कुल मिलाकर के मुद्दे जो हैं, राजनीति अपनी तरफ, आरोप प्रत्यारोप अपनी तरफ, पक्ष विपक्ष अपनी जगह, लेकिन मुद्दे जो हैं वो जनहित से जुड़े होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर जनहित से जुड़े मुद्दे होने चाहिए, और कांग्रेस कोशिश कर रही है, गांधीवादी जो तरीका था उनका यात्रा का, आंदोलन का, उस रास्ते पर चल रही है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत यह है कि बीजेपी जिस बिसात पर खेल रही है, तो आज की तारीख में जो गांधीवादी तरीका है वो कितना कारगर हो पाएगा? ये जो यात्राएं कर रहे हैं, राहुल गांधी पहले भी भारत जोड़ो यात्रा की थी उन्होंने, लेकिन सफलता नहीं मिली, तीनों स्टेट गंवा दिया उन्होंने। अभी फिर से दोबारा यात्रा कर रहे हैं वो। अब इसका क्या लाभ मिलेगा, चुनाव में कितना फायदा होगा, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो बिसात बीजेपी ने बिछाई है, वो उस पर जो थोड़ा सा खेलना मुझे लगता है कि अभी विपक्ष के लिए, क्योंकि जो बिखराव ज्यादा है, तो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। जी। चलिए, एक पुष्कर जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। भारत जोड़ो यात्रा
फिर बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई। कितना रिस्पॉन्स दिख रहा है? सर देखिए, बात यहाँ ये है कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा हमारे युवाओं के सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए देश में उतरी है। और राहुल जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, हर एक लोगों से जुड़ रहे हैं, देश की हर एक जनता और हर एक समस्याओं को। साल से राहुल जी पैदल सर सुनेंगे पुष्कर जी अपनी बात रख लेंगे। पुष्कर जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है सर, एक एक करके बोलेंगे, दर्शक भी सुनेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं नहीं बोला था। ठीक है। हाँ देखिए, मान लीजिए मेरी बात देवेंद्र जी, पुष्कर जी को मौका दीजिए भाई। देखिए भाई साहब, ये पुष्कर जी आप अपनी बात रखिए जी, मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूँ अपनी बात रखने का जी। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के हर युवा, किसान और भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो न्याय यात्रा। सर जी, देवेंद्र जी मौका दीजिए भाई। देखिए आप जी, देवेंद्र जी अपनी बात आपने रखी जी, ठीक है। एक फाइनल कमेंट मैं कांग्रेस प्रवक्ता से चाह रहा हूँ जी। पुष्कर जी अपनी बात पूरी करिए जी। मैं ये कह रहा हूँ सर देवेंद्र जी आपने अपनी बात रखी है। पुष्कर जी आप अपनी बात रखिए, समय बहुत कम है, मुझे वाइंड अप का कमांड मिल रहा है जी। लोगों को बुलाना होगा, सिस्टमैटिक लोगों को, भारवा के बुलाना होगा। ऐसी यात्रा है नहीं, ऐसे जाहिल और गंवारों को बुलाना होगा तो सर भाषा पे नियंत्रण। देखिए मैं बराबर कह रहा हूं ना। देवेंद्र जी आप पुष्कर जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, ठीक है जी। चलिए देवेंद्र जी, मैं चाहूंगा बस 30 सेकंड मौका दीजिए। देवेंद्र जी, पुष्कर जी अपनी बात रखिए। देखिए चलिए पुष्कर जी, ठीक है, मैंने उनको इंटरप्ट किया बीच में ना, लेकिन पुष्कर जी अपनी बात रखिए। बात सबको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो जी। ठीक है, चलिए जी पुष्कर जी समय बहुत कम है मेरे पास, आप अपनी बात रखिए 30 सेकंड में जी। मेरी बात यहाँ ये है कि किसानों की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई, महिलाओं के सम्मान के लिए चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्कर जी आपका भी, देवेंद्र जी आपका भी और राजेश जी आपका भी। तो कुल मिलाकर के जब अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है और उसी लगातार राह पर काम भी कर रही है और जो निर्णय बड़े आ रहे हैं सामने, लेकिन विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि वो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के काम कर रहा है। चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहा है, कितनी जगह बना पाता है और जनता किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। अभी तो चुनाव में तारीखों का ऐलान बहुत जल्दी होने वाला है, लोकसभा चुनाव को लेकर के विचार हम सबको कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़। राजनांदगांव में कृषक उन्नति आदान राशि वितरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। मंच पर सीएम मोहन का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत कई नेता आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 25 लाख किसानों को 13,320 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन ने कहा कि डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को समर्पित है। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता स्वागत के इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा किया वहां के मुख्यमंत्री एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रायपुर के बीजेपी जिला कार्यालय में क्लस्टर लोकसभा प्रत्याशियों के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल और कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम मोहन ने कहा कि बीजेपी 400 पार के नारे को पूरा करेगी और बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता इस सिद्धांत को लेकर के काम कर रहा है। तो बीजेपी क्लस्टर की बैठक में हुए शामिल, जिसमें बीजेपी 400 पार के नारे को पूरा करेगी। लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का जो एक एक कार्यकर्ता है वो उसकी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी को समझ भी रहा है, जिसको भी जिम्मेदारी दी गई है। तो लगातार जिस तरीके से अब जीत की राह जो है वो अब आसान नजर आ रही है। आप सब रायपुर के अंदर आज मैं मध्य प्रदेश से आकर के अत्यंत प्रसन्न हूँ। रायपुर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मैंने अपने लोकसभा के प्रत्याशी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ और हमारे सभी वरिष्ठों के साथ मीटिंग में मैंने भाग लिया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत
क्लस्टर की मीटिंग लेने को मुझे आना था। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी विधानसभा की जीत भी पूरी दमदारी से जीते हैं और आने वाले समय में उन्होंने संकल्प किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भाजपा सरकार अब की बार 400 पार, और जो हमारा रिकॉर्ड पिछली 3.5 लाख मतों से जीतने का है, मुझे पूरा भरोसा सबने आश्वस्त किया है। हमारे कार्यकर्ता अपनी मेहनत के भरोसे से निश्चित रूप से उससे कई गुना ज़्यादा वोट से जीतेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में पंचायत और पंच की अहम भूमिका होती है। आज रायपुर में पंचायत के जनप्रतिनिधियों में एकजुटता लाने और गांव के बेहतर विकास के लिए महापंचायत का आगाज किया गया। कार्यक्रम में अभनपुर के विधायक इंद्र कुमार साहू पहुंचे। हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने पंचायत के लेकर के क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज महापंचायत कार्यक्रम का आगाज किया गया भारतीय जनता पार्टी की द्वारा, और जिस तरह से पूरे गांव के अंतिम जो है जनप्रतिनिधि कहा जाता है, पंच से लेकर सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, तमाम जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। हमारे साथ आज अभनपुर के विधायक इंद्र कुमार साहू जी मौजूद है, जो कि पहले पंच सरपंच भी रह चुके हैं। इनसे सीधे बातचीत करेंगे। ये आज का जो कार्यक्रम है कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है उन तमाम पंचों और तमाम जो सरपंचों के लिए? आज जो पंचायत महापंचायत जो रखा गया था, वो हम सब सरपंचों को पंच को जनपद सदस्य को एक जगह सबको मिलने का एक अवसर प्राप्त हुआ, और हम लोगों ने अपने केंद्रीय मंत्री का भी मार्गदर्शन लिए। हमारे प्रदेश के पंचायत मंत्री है, उसने भी हमारे पंचायत के विकास के लिए जो बात की है, और चूँकि हम लोग एक सरपंच पंच जनपद सदस्य रहा, तो निश्चित रूप से हमको पंचायती राज के बारे में जानकारी है और हम लोग को कहाँ कहाँ पे पीड़ा है सरपंचों को। पिछले कार्यकाल में हम लोगों को कोई विकास कार्य नहीं मिल पाया। अभी हमारे जो सरपंच भाई है फिर से चुनाव में जाएंगे तो बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्या है कि हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में हम लोग विकास के आधार पर चुनाव जीतते हैं। और जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार तो कई दावे कर रही थी कि हम गौठान बनाए, तमाम योजनाएं गांव-गांव तक संचालित किए, किसानों को संबल किए, तो ये अब सरपंच किस तरह से फेस करेंगे चुनाव में? देखो, हम लोगों को केवल गौठान तक सीमित कर दिए और गौठान फलाप रहा, केवल वो भ्रष्टाचार का एक अड्डा रहा गौठान। हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है कि हम लोग चरवाहा प्रथा, रखवार लगवाते थे अपने फसल के रखवाली के लिए, वो प्रथा समाप्त हो गया, क्योंकि किसान लोग ये बोलते थे कि अब तो गौठान बन गया है, अब चरवाहा रखने का ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हुआ है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है पंच और सरपंच की? देखो, पंच सरपंच एक ग्राम का प्रमुख इकाई है और सरकार की सारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरपंचों का है, और निश्चित रूप से सरपंचों का महत्वपूर्ण भूमिका है। तभी तो हम लोगों को प्रथम नागरिक कहा जाता है कि हर छोटी से छोटी जानकारी हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने के काम करते हैं, और सरकार की जो योजना है उसको निचले स्तर तक जो गरीब व्यक्ति है उनके तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं। आज डिप्टी सीएम यानी इस विभाग के मंत्री ने सीधे सीधे मंच से एक संदेश दिया है कि पंच सरपंच भी आज इस कैबिनेट के उसमें शामिल किया है। आप भी पंच सरपंच से लेकर आज विधायक बने हैं, कितना आश्वस्त है इन तमाम प्रक्रिया से और क्या संदेश आप और देना चाहेंगे पंचों को? देखो, हमारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में एक पंचायत स्तर पे काम करने वाले व्यक्ति को भी टिकट देकर आज विधायक और मंत्री बनाए। हमारे जितने लोग हैं वो लोग, कोई पंच रहा, कोई सरपंच रहा, कोई जनपद सदस्य, हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्राय हम लोग पंचायती राज में काम किए हैं। और कांग्रेस में क्या है कि उनमें जो पैसे वाले रहते हैं उन्हीं को टिकट मिलता है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है, और निश्चित रूप से हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है वो मेहनत के बल पे हम लोग चुनाव जीतते हैं। तो ये थे अभनपुर विधायक इंद्र कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे वो पहले पंच और सरपंच रहे, उसके बाद आज विधायक तक का सफ़र तय किए हैं, और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जिस कार्यक्रम में पंच और सरपंच मौजूद रहे, इनमें एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से हौसला भरा गया। एक लोकसभा चुनाव को लेकर एक उत्साह और उमंग यहाँ पर दिखाई दिया। तो देखने वाली बात होगी कि इस तमाम जो कार्यक्रम का आगाज़ जो किया गया वो कितना सार्थक लोकसभा चुनाव पर होता है, और जो पंच और सरपंच है ये किस तरह से भूमिका अपना अदा करते हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद बचे हुए 5 नाम को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा
कि बचे हुए नाम को लेकर लगातार विचार किया जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ सकती है, जिसमें प्रदेश के दिग्गज नेताओं और कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। वहीं दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी हार से घबराई हुई है, प्रदेश की जनता में भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। वहीं सूरजपुर के स्टेडियम ग्राउंड में कृषक उन्नति योजना के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कलेक्टर रोहित व्यास और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। वहीं वर्चुअली माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के किसानों को संबोधित किया, जहां कृषक उन्नति योजना के तहत धान की शेष राशि का बटन दबाकर किसानों के खाते में भुगतान किया गया। सूरजपुर के 54,000 से अधिक किसानों को 30 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया गया। छत्तीसगढ़ में हर एक गारंटी पूरी होती नजर आ रही है, वो चाहे बकाया बोनस की हो, चाहे अयोध्या रामलला दर्शन की हो, चाहे आप महतारी बंधन योजना की हो, और आज एक और गारंटी पूरी हो चुकी है। वो कृषक उन्नति योजना के तहत जो 2183 रुपये भुगतान हो चुका था, उसका अंतर का जो राशि बचा हुआ था 917 रुपये, आज किसानों के खाते में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा एक बटन दबाकर किसानों के खाते में दे दिया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू धमतरी कांग्रेस भवन पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्हें जोश भरा, साथ ही गुटबाजी से दूर रहने की सलाह दी। इधर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, महासमुंद लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है, जहां पर जीत का लक्ष्य लेकर चलना है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की हर समस्या को दूर करने की भी बात कही। में नहीं लेना चाहिए, वो हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, और उसको चुनावी मुद्दा कभी भी नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा विनम्र मानना है। क्योंकि मैं स्वयं रामायण मन से जुड़ा व्यक्ति हूँ। रामायण के व्याख्याकार के रूप में मैंने काफी लंबा समय गुजारा है, और इसलिए ये बात कहना चाहूंगा कि राम और रामायण को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आपके जो महासचिव है कपिल सिब्बल, उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि राम कल्पना है, और आप कह रहे हैं कि आपके आदर्श से प्रेरणा हो। देखिए, कौन किसको मानता है, प्रश्न इस पर है। ईश्वर एक है, रूप अलग अलग है। कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है। वहीं रायपुर के महापौर एजाज टेबर की अध्यक्षता में नगर निगम मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में आयुक्त अविनाश मिश्रा व एमआईसी सदस्य ने हिस्सा लिया। एमआईसी की बैठक में 16 एजेंडों पर चर्चा हुई। इनमें प्रमुख रूप से निराश्रित पेंशन के 73 नवीन पात्रों और परिवार सहायता पेंशन के 14 पात्रों की स्वीकृति दी गई। साथ ही 15वें वित्त आयोग की शेष राशि से 1,72,28,000 की लागत से बीटी टॉपिंग बेंच रिपेयर्स कार्य करवाने, मल्टी लेवल पार्किंग के तृतीय तल हॉल में स्टार्टअप कोवर्किंग एंड इनोवेशन सेंटर प्रारंभ करने को लेकर अनुशंसा की गई। साथ ही खमहारडी में नवीन जलागार बनने, नरैया तालाब के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्वार के संबंध में निर्णय लिया गया। और जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उस पे अगर हम बात करें तो पेंशन से संबंधित मुद्दे थे, और कुछ पानी टंकी, क्योंकि खमाड़ी इलाके में अभी बहुत जगह है जहां पर पानी का प्रॉब्लम है, तो वहां टंकी बनाने का प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है। उसके अलावा जो स्टार्टअप की हमने बात किए थे, हमारे बजट में भी था कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे यहाँ के जो अच्छे जो कलाकार हैं, उनके लिए एक मंच प्रदान करने की बात हुई थी। हमने अपने बजट कृषक उन्नति योजना के तहत दंतेवाड़ा के किसानों के खाते में 25 करोड़ से अधिक रुपए ट्रांसफर किए गए। दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी ने किसानों को बधाई दी और कहा कि मोदी की गारंटी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरा कर दिखाया। कार्यक्रम में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और उनकी पूरी टीम किसानों के साथ वर्चुअली रायपुर से जुड़ी रही। खबर सरगुजा से, जहां पर अंडरग्राउंड वाटर टंकी में गिरने से 5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। हादसा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान केंद्र में हुआ। मृतक बच्ची प्रशिक्षण लेने के लिए आई शिक्षिका की बेटी थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है।
कांकेर में 10 से अधिक गांव के ग्रामीणों ने लो वोल्टेज की समस्या को लेकर के बाईपास मार्ग जाम किया और सड़क पर टेंट लगाकर चक्का जाम करते हुए धरना दिया। 1.5 घंटे तक सड़क जाम रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं रायपुर के गंज थाना क्षेत्र के होटल में युवती की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल की टीम जांच में जुट गई है और बताया जा रहा है कि मृतका 31 साल की जोया खातून नालंदा बिहार की रहने वाली थी और जोया 3 दिन पहले अपनी सहेली के साथ होटल में कमरा बुक करा करके रह रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि युवती के कमरे में शराब की बोतल के साथ सिगरेट भी मिली। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरबा के सिल्ली गांव में मगरमच्छ के मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह मगरमच्छ गांव के पास से जलाशय से निकलकर गांव में पहुंच गया था। ग्रामीणों की नजर जब मगरमच्छ पर पड़ी तो इसकी तुरंत सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों रेस्क्यू करने के बाद मगरमच्छ को कुमाही पानी बांध में छोड़ दिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण। सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। स्वागत है ब्रेक के बाद। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। पूरे देश में अब यह कानून लागू हो गया। विपक्ष इस कानून के माध्यम से सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं संत समाज इस कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त कर रहा है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर गर्भगिरी जी महाराज ने केंद्र सरकार की सराहना की, तो वहीं विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा यह कानून देश के लिए जरूरी था और 2016 से लंबित था। उन्होंने कहा जो लोग भ्रामक चीजें फैला रहे हैं उन्हें ये काम बंद कर देना चाहिए। ये कानून जो हमारे लिए लोग दूसरे देश से पीड़ित होकर के आए हैं उन्हें हमको अपनाकर उनका साथ देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो भी उन्होंने कहा उन्हें भी मर्यादा में रह करके बयानबाजी करनी चाहिए। मां भगवती सबको सद्बुद्धि दे और ज्ञान दे। ये सीए लागू होना देश के लिए अनिवार्य था। ये 2016 से पेंडिंग चला आ रहा था और मोदी जी के प्रयास से और अमित शाह जी की वाणी थी कि 10 फरवरी से लागू हो जाएगा। थोड़ा सा विलंब हुआ लेकिन हो गया। सीए लागू होना हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि कुछ अनावांछित जो हमारे देश में आ रहे हैं
ऐसे तत्व जो यहाँ पर उपद्रव फैलाना चाहते हैं उन पर लगाम लगेगी, और जो ये सेकुलर के नाम पर जो लोगों को भड़का रहे हैं, वो माइनॉरिटी के नाम पर जो दंगा फसाद कराने चाहते हैं उन पे भी लगाम लगेगी। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित नगर विकास विभाग के कार्यक्रम में विभाग के कामों की तारीफ की। नगर विकास विभाग के अपर निदेशक ने बताया कि 15 जनपदों में 25 जगहों पर शक्ति रसोई चलाई गई है। इसी सिलसिले में अमृत मित्र महिलाओं को किट दिए गए। इस मुद्दे पर नगर विकास विभाग के अपर निदेशक ऋतु सुहास से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, आपको भी सुनवाना चाहेंगे। नगर विकास विभाग द्वारा आज 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। हमारे साथ बात कर लेंगे अपर निदेशक हैं ऋतु सुहास जी। मैम, आज 1100 करोड़ रुपए की लोकार्पण हुआ कार्यक्रम का, क्या कुछ कार्यक्रम था ये? आज देश के विकास के लिए माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने 11,000 करोड़ की योजनाएं, विभिन्न मिशंस की, अमृत की, स्वच्छ भारत की, प्रधानमंत्री आवास, इन सब योजनाओं के में धनराशि और नए प्रोजेक्ट्स रिलीज़ किए हैं। तो ये निश्चित एक बड़ी अच्छी पहल और खुशखबरी है। मैम, अच्छा बात की जाए नगर विकास की तमाम योजनाएं शुरू करी हैं, महिलाओं से रिलेटेड बात की जाए और तमाम जो ई-रिक्शा चालू किए गए हैं इन सब का संचालन किया है, कैसे इसको देख रही हैं आगे इस तरह विकास में, और क्या उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में बढ़ती दिख रही हैं? इसमें विकास के साथ साथ महिला सशक्तिकरण भी है। शक्ति रसोई यहाँ पर स्टॉल भी लगा है उसका। शक्ति रसोई की मार्फत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं अपना सामान बेच रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं थीं। अमृत मित्र हैं जो लेडीज़ पानी को टेस्ट करके उसके डिटेल्स देंगी। रिसाइकिल का सामान है, और जो पिंक ऑटोज़ हैं जो अब जिसको कि महिला ही चलाएंगी। तो ये एक मैसेज है और एक प्रयास भी है और दिशा है महिला सशक्तिकरण की। ये साफ कहना था ऋतु सुहास जी का कि किस तरह से जो हम चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे नगर विकास की बात हो, 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज लोकार्पण हुआ जिसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। कैमरा नीरज के साथ अभिषेक त्रिपाठी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिन लोगों ने भी तालाबों पर अवैध कब्जा किया है उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। मेरी मौजूदगी है ग्रेटर नोएडा के मुर्शदपुर गांव के खेतों में, यानी कि डूब क्षेत्र में। देखिए, ये मुर्शदपुर गांव के खेत है जो डूब क्षेत्र में आते हैं, जहां पर भूमाफियाओं का कब्जा लगातार देखा जा रहा है। एक बोर्ड हम आपको दिखाएंगे, ये बोर्ड है लोटस फार्म। इसका मतलब कि ये एक बोर्ड लगा दिया गया है, लगा ही नहीं दिया गया है, अंदर फार्म पर काम भी चल रहा है। और जो काम चल रहा है वो एक जगह नहीं चल रहा है, जगह जगह पर काम चल रहा है। फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं डूब क्षेत्र में, जबकि एक तरफ जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दावे करता है कि इस तरीके का कोई भी जो है निर्माण या फिर भूमाफिया, इस तरीके की कोई सक्रियता इस तरफ नहीं है। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा और हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर लगातार इस तरीके के अवैध फार्म खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, जो जिस तरीके से बाढ़ आई थी और बाढ़ में न जाने कितने गांव खाली कराए गए थे और बिल्कुल बंद कर दिया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि फार्म हाउस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, कोई भी एक्टिविटी इस तरफ नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की एक्टिविटी होती है। और ठीक हम उस डूब क्षेत्र में खड़े हैं और ये वो सीमा है, ये वो जगह है जहां से फार्म हाउस लोटस फार्म्स लिखा हुआ है। और उसके अंदर जब हमने जाके देखा तो कई फार्म हाउस पर इस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी है उनकी साठगांठ से इस तरीके का काम किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां दावे करता है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और बुलडोजर भी दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये बड़े बड़े फार्म बन के तैयार हो जाते हैं। तो किस बिहाफ पर होते हैं और किस सह से होता है, ये देखने वाली और ये बड़ी बात है। ग्रेटर नोएडा से मैं सुमन चौधरी, टीवी 27। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। I think you should leave me. मैं नहीं जाने वाला। पेट के रोग भी किसी शैतान से कम नहीं होते। आ जाएं तो जाने का नाम नहीं लेते। इसलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाएं, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसे शैतान से छुटकारा दिलाए। पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ शैतान in cinemas on 8th March। मोदी जी की गारंटी, किसान का सम्मान, विष्णु देव का संकल्प, किसान को पूरा दाम। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गारंटी का परिणाम है कि इस साल प्रदेश में 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है। और इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार पूरा करने जा रही है मोदी जी की एक और गारंटी। राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगी प्रति क्विंटल 3100 के अंतर की राशि। आने वाला 12 तारीख को 24,72,000 किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है 13,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाता में भेजने का काम करेंगे। 12 मार्च को प्रदेश के 24,75,000 किसानों के खाते में सीधे भेज रहे हैं 13,320 करोड़ रुपए। ये 12 तारीख के पूरा किसान के पैसा में एक मुफ्त राशि डाला थे विष्णुदेव साई जी। एक लिए शासन के और मोदी जी के आभारी हम। एक स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विष्णुदेव साई भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन के सूर्योदय से समूचा छत्तीसगढ़ प्रकाशमान। विष्णुदेव साई सरकार कर रही किसानों का सम्मान। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। नए भारत का किसान, उसकी चिंता को लगा विराम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अन्नदाता की चिंता को खत्म करते हुए विकसित भारत के निर्माण का सपना बुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी सपने को मध्य प्रदेश में साकार करते हुए युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में किसानों की खुशहाली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 84 लाख से अधिक किसानों को हर साल 12,000 की सहायता पहुंचाने वाली डबल इंजन सरकार अन्नदाता के मान सम्मान तथा मदद को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और एलन होटल्स एंड रिजॉर्ट। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। शपथ के बाद मनोहर लाल का लिया आशीर्वाद। कंवरपाल गुर्जर मूलचंद ने ली मंत्री पद की शपथ।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। जालौर से वैभव गहलोत और नकुल नाथ, छिंदवाड़ा से मिला टिकट। चुनाव आयोग की टीम का जम्मू कश्मीर दौरा, आम चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों से की चर्चा। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, 22 मार्च तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। अवैध हथियार मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट कल सुनाएगी सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आलोक। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। वहीं एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। टीवी 27 न्यूज पर नकुलनाथ ने बताया कि छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है। वहीं तैयारियां विधानसभा चुनाव से ही शुरू कर दी थी। जी, पूरा तैयारियां तो विधानसभा चुनाव से ही मैंने शुरू कर दी थी और मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता एक बार फिर अपना आशीर्वाद और प्यार मुझे देगी। अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिन लोगों ने भी तालाबों पर अवैध कब्जा किया, उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वाले गैंग का पर्दाफाश नोएडा पुलिस ने किया है। एडीसीपी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से अपना काम कर रहे थे और कितने लोग इसमें शामिल थे, और जो आप लोगों ने सामान पकड़ा है उसकी कीमत क्या रही होगी? इसमें थाना 39 और सीआरटी की टीम द्वारा एक संयुक्त कार्य हुआ है, जिसमें आरआरयू जो कि मोबाइल टावरों पे लगे होते हैं, उनकी चोरी करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। इनमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और एक अन्य अभियुक्त को वांछित किया गया है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करी जाएगी। इनके पास से 8 आरआरयू बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 50 से 60 लाख रुपए के बीच है, और अन्य 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं, जिनसे ये लोग आरआरयू की चोरी करने जाते थे और चोरी करने के बाद वापस अपने साथ ले जाते थे। सर, शिकायत पर आप लोगों ने ये गैंग पकड़ा है या फिर आप लोगों को मतलब अपनी कुछ सूत्रों से ये गैंग पकड़ा गया है? नहीं, कई एफआईआर हमारे जनपद में दर्ज थी, जैसे कि थाना 39 में, फेज़ 2 में भी थी, और कुछ दिन पहले 126 में भी एक ऐसी घटना हुई थी। तो घटनाओं के बाद उनका अनावरण हेतु जो टीमें लगी हुई थी, उन्होंने सीसीटीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के माध्यम से टीम ये जो गैंग है उसका पर्दाफाश किया। ऐसी घटना सर ये कहाँ पर दे चुके हैं, ऐसे टावरों का सामान जो चोरी कर? अभी इसमें थाना 39 के अंतर्गत और 126 में फेज़ 2 में ऐसी घटनाएं मालूम चली हैं और उनको इससे कनेक्ट भी किया गया है। ये थे हमारे साथ एडीसीपी सर, जिन्होंने का कहना है कि किस तरीके से अपनी इस पूरी घटना को अंजाम देते थे और कहाँ पर ये काम कर रहे थे। टीवी 27 से मैं सुमन चौधरी, नोएडा। गौतम बुद्ध नगर डीएम की तरफ से पर्यावरण को लेकर एक वार्ता रखी गई, क्या उसमें बातें हुई है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? सर, क्या वार्ता में क्या दिशा निर्देश दिए? हमारी मासिक बैठक होती है पर्यावरण के संबंध में, वेटलैंड्स जो हैं यहाँ पे उसके संबंध में, और जिला गंगा समिति है उसकी। तो आज उसी की बैठक थी। बहुत सारे हमारे जो पुराने मीटिंग्स में बिंदु डिस्कस हुए थे, उनका कंप्लायंस और नई चीज़ें जो आई हैं आज की बैठक में, उसमें सारे अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारे तालाब हैं सारे ज़िले में जो इनक्रोज्ड हैं या किसी कब्जे में हैं, अभियान चला करके उनसे कब्जा हटवाया जाए और उन तालाबों को रिस्टोर कराया जाए। इसके अलावा जो फ्लड जोन में या फ्लड प्लेन में कोई भी नया कंस्ट्रक्शन ना होने दीजिए। कुछ सूचना एक आध प्लांट्स की आ रही थी, तो हमने उसको कहा कि उसमें एफआईआर दर्ज कराते हुए और डिमोलिशन की कार्रवाई कराई जाए और सजग दृष्टि रखी जाए, जिससे कि कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र में नया निर्माण ना हो। देखिए, थे डीएम सर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो भी अवैध तरीके से जो तालाबों पर कब्जा हुआ है उनको भी पर भी काम किया जाएगा। टीवी 27 से मैं सुमन चौधरी, ग्रेटर नोएडा। मेरी मौजूदगी है ग्रेटर नोएडा के मुर्शदपुर गांव के खेतों में, यानी कि डूब क्षेत्र में। देखिए, ये मुर्शदपुर गांव के खेत है जो डूब क्षेत्र में आते हैं, जहां पर भूमाफियाओं का कब्जा लगातार देखा जा रहा है। एक बोर्ड हम आपको दिखाएंगे, ये बोर्ड है लोटस फार्म। इसका मतलब कि ये एक बोर्ड लगा दिया गया है, लगा ही नहीं दिया गया है, अंदर
फार्म पर काम भी चल रहा है और जो काम चल रहा है वो एक जगह नहीं चल रहा है, जगह जगह पर काम चल रहा है। फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं डूब क्षेत्र में, जबकि एक तरफ जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दावे करता है कि इस तरीके का कोई भी जो है निर्माण या फिर भूमाफिया इस तरीके की कोई सक्रियता इस तरफ नहीं है, लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा और हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर लगातार इस तरीके के अवैध फार्म खड़े किए जा रहे हैं। देखिए जो जिस तरीके से बाढ़ आई थी और बाढ़ में न जाने कितने गांव खाली कराए गए थे और बिल्कुल बंद कर दिया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि फार्म हाउस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, कोई भी एक्टिविटी इस तरफ नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की एक्टिविटी होती है। और ठीक हम उस डूब क्षेत्र में खड़े हैं और ये वो सीमा है, ये वो जगह है जहाँ से फार्म हाउस लोटस फार्म्स लिखा हुआ है। और उसके अंदर जब हमने जाके देखा तो कई फार्म हाउस पर इस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी है उनकी साठगांठ से इस तरीके का काम किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ दावे करता है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और बुलडोजर भी दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये बड़े बड़े फार्म बन के तैयार हो जाते हैं तो किस बिहाफ पर होते हैं और किस सह से होता है, ये देखने वाली और ये बड़ी बात है। ग्रेटर नोएडा से मैं सुमन चौधरी, TV27। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित नगर विकास विभाग के कार्यक्रम में विभाग के कामों की सराहना की। नगर विकास विभाग के अपर निदेशक ने बताया कि 15 जनपदों में 25 जगहों पर शक्ति रसोई चलाई गई। इसे सिलसिले में अमृत मित्र महिलाओं को किट भी दिए गए। इसी मुद्दे पर नगर विकास विभाग के अपर निदेशक ऋतु सुहास से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। नगर विकास विभाग द्वारा आज 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। हमारे साथ बात कर लेंगे अपर निदेशक हैं ऋतु सुहास जी। मैम आज 1100 करोड़ रुपए की लोकार्पण हुआ कार्यक्रम का, क्या कुछ कार्यक्रम था ये? आज देश के विकास के लिए माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने 11,000 करोड़ की योजनाएं विभिन्न मिशंस की, अमृत की, स्वच्छ भारत की, प्रधानमंत्री आवास, इन सब योजनाओं के में धनराशि और नए प्रोजेक्ट्स रिलीज़ किए हैं। तो ये निश्चित एक बड़ी अच्छी पहल और खुशखबरी है। मैम अच्छा बात की जाए नगर विकास की तमाम योजनाएं शुरू करी हैं, महिलाओं से रिलेटेड बात की जाए और तमाम जो ई-रिक्शा चालू किए गए हैं इन सब का संचालन किया है, कैसे इसको देख रही हैं? आगे इस तरह विकास में और क्या उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में बढ़ती दिख रही हैं? इसमें विकास के साथ साथ महिला सशक्तिकरण भी है। शक्ति रसोई यहाँ पर स्टॉल भी लगा है उसका। शक्ति रसोई की मार्फत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं अपना सामान बेच रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं थीं। अमृत मित्र हैं जो लेडीज़ पानी को टेस्ट करके उसके डिटेल्स देंगी। रिसाइकिल का सामान है और जो पिंक ऑटोज़ हैं जो अब जिसको कि महिला ही चलाएंगी। तो ये एक मैसेज है और एक प्रयास भी है और दिशा है महिला सशक्तिकरण की। ये साफ कहना था ऋतु सुहास जी का कि किस तरह से जो हम चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे नगर विकास की बात हो, 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज लोकार्पण हुआ जिसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। कैमरा नीरज के साथ अभिषेक में त्रिपाठी, TV27 न्यूज़, लखनऊ। यूपी नगर में विकास के लिए लगातार योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नगर विकास विभाग के अयोध्या के कार्य और 2025 में होने वाले भाव महाकुंभ की तैयारी को लेकर तारीफ भी की। इसी मुद्दे पर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। विभाग द्वारा जो है आज 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए अमृत अभिजात जी हैं, प्रमुख सचिव। सर आज क्या कुछ लोकार्पण हुआ, क्या कुछ उत्तर प्रदेश की जनता? देखिए 11,000 करोड़ का योजना जैसे आप जानते हैं किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अमृत के स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के ह्यूजली सक्सेसफुल पूरे देश में पहले नंबर पे यूपी है, स्मार्ट सिटीज़ के हैं, NULM के माध्यम से शक्ति रसोई का ये किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के तमाम प्रोजेक्ट्स लिए गए थे। तो इस प्रकार से तमाम योजनाएं वंदन करके हमने स्कीम चलाई, जिसमें कि लेसर नोन साइट्स, स्पिरिचुअल साइट्स, इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको विकसित करने के लिए वहाँ पे सिविक कम्युनिटीज़ देने की बात आई। तमाम योजनाओं का संकलन करके एक बढ़िया बुके बनाया है और जो कार्य हो गए हैं पूरे उनका भी जो है। मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या के लिए बोला कि बहुत अतुल्य कार्य हुआ है, तो उसके लिए क्या कुछ कार्य किया? अयोध्या में बहुत ऐतिहासिक कार्य हुआ है। हमें फ़ख्र है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कार्य को सराहा है और हमारे लिए चैलेंजेस और भी बड़े हैं, क्योंकि एक इवेंट हो जाना और परस्पर उस पर खड़े उतरना, ये दो बड़ी चीज़ें हैं। तो अयोध्या हो, प्रयाग हो, बनारस है, अब हमारे सामने कुंभ आ रहा है, उसकी पूरी तैयारी विभाग के द्वारा की जा रही है। वो इसका आज आईना है
क्योंकि ये सारे कार्य जो है अब धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होंगे साल भर जो हम लोग इसमें कार्य करेंगे। सर 2025 महाकुंभ की बात करें तो तैयारियां लगभग तेज हो चुकी हैं, क्या कुछ कार्य वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और कितना समय और लगेगा अभी एक धरातल पर? कार्य पूरा होने के बारे में तो अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कार्य अभी निर्माणाधीन है, क्योंकि अभी करीब 12-13 महीना है। तो बहुत युद्ध स्तर पे हम लोगों ने करीब 2200 करोड़ की स्कीम्स वहाँ पे लॉन्च कर दी हैं। प्रमुख रूप से बड़े चौराहे, रोड्स का निर्माण, ब्रिजेस का निर्माण, अभी ऐसी योजनाएं ज़्यादा बन रही हैं जो बड़े हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले हैं, तो क्योंकि लोग जो दूसरे जनपदों से आएंगे वो बेहतर तरीके से प्रयाग पहुँच पाए। ठीक है, थैंक यू। साफ कहना था नगर विकास प्रमुख सचिव का कि लगातार कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता को आने वाली 1100 करोड़ रुपए की परियोजना का जो लोकार्पण हुआ है उससे एक बड़ी सौगात मिलेगी। कैमरा नीरज के साथ अभिषेक त्रिपाठी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। सुभाषपा के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर संत कबीर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक नंदिनी राजभर के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का विश्वास दिलाया। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का भी संकल्प लिया। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया और इस हत्या के लिए सपा के गुंडों को जिम्मेदार ठहराया। पीछे करा था। फर्रुखाबाद में शॉर्ट सर्किट से कबाड़ की गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद गोदाम धू-धू कर चलने लगा। वहीं आग लगते ही गोदाम मालिक जान बचा करके बाहर निकला और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये पूरा मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के श्यामनगर अलीगंज रोड का है। पीलीभीत में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी बताते हुए सीए कानून को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे जनपद में 1970-72 में बांग्लादेश छोड़कर के आए शरणार्थियों की आस का इंतजार अब खत्म हो गया। अब यहां रहने वाले 55,000 शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। वहीं ममता बनर्जी को लेकर राज्य मंत्री गंगवार ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में भी कमल की सरकार बनने जा रही है। सीए जो कानून आया है उससे मेरे पीलीभीत जनपद में, वैसे तो पूरे देश के लोगों को लाभ होगा इसका, लेकिन मेरे पीलीभीत जनपद में लगभग 55,000 से अधिक लोगों को जिनके पास नागरिकता नहीं थी उनके पास नागरिकता अब हो जाएगी। मैं पीलीभीत जनपद की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का इस कानून को लाने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर दी है और दूसरी सूची की घोषणा जल्दी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सीसी की बैठक हुई, इसमें असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के करीब 43 नामों की सूची को मंजूरी दी गई, जल्दी से जारी कर दिया जाएगा। और लगातार जिस तरीके से सूची को लेकर के आपको बता दें कि लगातार जब कांग्रेस ने एक पहली लिस्ट जारी करी 39 उम्मीदवारों की और अब दूसरी लिस्ट भी फिलहाल जिस तरीके से 43 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की, जिसमें मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा सीट से नकुल नाथ को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबरें ब्रेक के बाद।